हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स। बहुत मजेदार मूवी है। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में थालिया नाम की लड़की और उसके दोस्त लुक को दिखाया जाता है। वो ग्रीक देवताओं के बच्चे हैं। वो बचने के लिए कैंप की तरफ दौड़ते हैं, तभी उनके ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है। क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं पहुंच पाते, इसलिए थालिया पीछे रुककर लड़ने का फैसला करती है और थोड़ी देर में मारी जाती है। पर उसके पिता इस बहादुरी के लिए उसे एक पेड़ में बदल देते हैं। वह कोई राक्षस उस पेड़ तक ना आ पाए जिससे थालिया को तकलीफ हो, इसलिए एक सुरक्षा कवच गोला बना देते हैं। थालिया के दोस्त ये देखकर दुखी थे, तभी वो कुछ राक्षसों को गोले से बाहर आने की कोशिश करते देख अपने कैंप में भाग जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और एक जवान लड़का पर्सी जैक्सन दिखाया जाता है, जो एक खूंखार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार है। जैसे ही वो शुरू करने वाला होता है, उसके पास एक लड़की जिसका नाम क्लैरिस है आकर कहती है वो तो जैक्सन को जीतते हुए देखने आई थी, लेकिन अब वह भी अपने हाथ आजमाएगी। जैक्सन को यह मजाकिया लगता है और वो दोनों एक साथ ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, पर क्लैरिस जैक्सन को नीचे गिराने के लिए धक्का देती है। पर जैक्सन अपने हाथ को संभाल लेता है और जीत के बहुत करीब होता है। उसी समय एक लड़का टेनिस नीचे गिर रहा होता है। जैक्सन उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसका फायदा उठाकर क्लैरिस प्रतियोगिता जीतने के लिए टावर के सबसे ऊपर पहुंच जाती है। कुछ समय में जैक्सन जमीन पर गिर जाता है। ये देखते ही जैक्सन के दोस्त ग्रोवर और इनाबेत उसे उठाते हैं। उधर क्लैरिस प्रतियोगिता जीत जाती है और जैक्सन को चिढ़ाते हुए कहती है वो सिर्फ एक चमत्कारी लड़का है जो ऊपर वाले की कृपा से जीवित है, वरना किसी काम का नहीं है। इनाबेत क्लैरिस की इस बात से बहुत गुस्सा होती है और कहती है जैक्सन बहादुर है, उसने ओलंपस को बचाया था। अगर क्लैरिस ने ऐसा कुछ किया हो तो बताए। क्लैरिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप चली जाती है। ग्रोवर और इनाबेत जैक्सन को तसल्ली देते हैं कि उसकी बातों को दिल से न लगाए, पर जैक्सन कहता है शायद वो सच ही बोल रही है। उसी समय मिस्टर डी जैक्सन से आकर पूछते हैं वो जैक्सन के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें देखकर उसके दोस्त चले जाते हैं। मिस्टर डी जैक्सन को प्रतियोगिता वाली जगह को साफ करने की कहता है। कुछ देर बाद जैक्सन सफाई कर समुद्र किनारे चले जाता है, जहां वो समुद्री देवता पोसाइडेन के बेटे के तौर पर अपने जख्म को ठीक करता है। उसी समय वो अपने पिता से पूछता है कि अब तक जो उसे मिला है वो नसीब से मिला है, वो अपने दम पर कब कोई चीज प्राप्त करेगा, और उसे ज्यूस का आशीर्वाद ग्रोवर और इनावेत की वजह से मिला है। उसे अपने आप पर यकीन नहीं था और न ही पोसाइडन दिखाई देता है। वो वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद जैक्सन मैनेजनेट के लोगों के घर पहुंचता है, जहां उसके दोस्त पूछते हैं ऐसा उसने क्या किया है जो उसे यहाँ बुलाया गया है। जैक्सन कहता है कुछ नहीं किया। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, चिरोन जैक्सन का इंतजार कर रहा था। जैक्सन का कहना है उसने कुछ नहीं किया। इस पर चिरोन कहता है वह जानता है। चिरोन बताता है उसने ये बताने के लिए जैक्सन को बुलाया है कि पोसाइडेन का एक और भी बेटा है। हमें लगता था जैक्सन इकलौता है। ये सुनकर जैक्सन के दोस्त चौंकते हुए पूछते हैं क्या वो सौतेला भाई है। चिरोन बताता है वो असल भाई है और आगे बताता है जो लोग आधे खून वाले होते हैं उनके विपरीत जो लोग होते हैं वो सगे होते हैं, और बताता है जैक्सन का भाई समुद्र का अप्सरा है। जैक्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चिरोन जैक्सन को मिस्टर डी के ऑफिस ले जाकर उसके सौतेले भाई टायसन से मिलवाते हैं, जिसकी केवल एक ही आंख थी। टायसन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है। ये जानकर जैक्सन अपने आप को बहुत दुखी महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता था वो पोसाइडेन का इकलौता बेटा है। कुछ देर बाद टायसन जैक्सन और उसके दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां वो देखते हैं टायसन खाने का तरीका ही अलग है। जैक्सन ग्रोवर से पूछता है क्या पोसाइडेन ने उसके साथ अच्छा किया है जो उसके साथ भाई बताकर इसे साथ लगा दिया। ग्रोवर कहता है भाई ना होने से तो सौतेला ही ठीक है। इसी बीच टायसन कहता है उसे भी एक भाई की बहुत जरूरत थी और जैक्सन से मिलकर बहुत खुश है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां क्लैरिस आकर टायसन की आंख का मजाक उड़ाते हुए कहती है पोसाइडेन ने सोचा होगा उसका एक लड़का तो किसी काम का नहीं है, इसलिए दूसरे को भेजा जाए। उसी समय टायसन कहता है उसे किसी खतरे की घंटी सुनाई दे रही है और लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं टायसन क्या कह रहा है। कुछ देर में जमीन हिलने लगती है और सबको एहसास होता है कि कोई गोले को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसी समय सब रेस्टोरेंट से निकलकर देखने के लिए उस गोले के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक लड़का जिसका नाम ईथन था वहीं बैठा रहता है। कुछ समय में लोग गोले के पास देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब बैल गोले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी समय ग्रोवर कहता है कि घबराने की बात नहीं है, गोला बहुत मजबूत है, इससे नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ ही समय में बैल आश्चर्य से
उस गोले को तोड़ देता है, जिसको देखकर लोग चौकन्ने रह जाते हैं और उसके आने से पहले वहां से भागने लगते हैं। बैल लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। जैक्सन और एलिजाबेथ एक साथ बैल का मुकाबला करते हैं, पर बैल बहुत शक्तिशाली था। क्लैरिस भी उस पर हमला करती है, लेकिन बैल क्लैरिस को उठाकर फेंक देता है, इससे पहले कि बैल सभी को मार डाले। टायसन आकर बैल के सींगों को पकड़कर उसे रोक देता है, पर बैल उसे जलाने की कोशिश करता है, पर टायसन के ऊपर आग का कोई असर नहीं होता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर में बैल फिर से छूट जाता है और लोगों पर हमला करने की सोचता है, पर जैक्सन उसका मुकाबला करता है, तो वह जैक्सन को उठाकर फेंक देता है और उसे कुचलने ही वाला होता है कि जैक्सन अपनी तलवार उसके मुंह में फेंक देता है, जिससे बैल कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाता है। जैक्सन उठ ही रहा होता है कि तभी वहां एक लड़का लुक आता है और जैक्सन से कहता है कि उसे बैल को मारना नहीं था, क्योंकि बैल से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। लुक ये भी कहता है कि अगर जैक्सन आगे किसी को डुबोना चाहे तो ये जान ले कि उस पर तैरना आता है या नहीं। इससे ये पता लगता है कि लुक ने सालों पहले देवताओं के खिलाफ युद्ध करना चाहा था, क्योंकि वह बागी हो गया था और जैक्सन ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर जैक्सन हैरान रह गया कि वो जिंदा कैसे बच गया। जैक्सन जान जाता है लुक ने ही बैल को यहाँ भेजा था। लुक जैक्सन को बताता है कि जैक्सन ही ऐसा एकलौता आदमी नहीं है जो आधे खून वाला है, जिसको मारा नहीं जा सकता। आगे बताता है कि यह एक भविष्यवाणी का हिस्सा है। जैक्सन पूछता है इसका क्या मतलब है, तो लुक कहता है कि यह उसको अभी तक चिरोन ने नहीं बताया। लुक आगे बताता है कि चिरोन और मिस्टर डी ऐसे लोग हैं जो आधे खून वाले लोगों पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जैसा वह चाहते हैं आधे खून वाले लोग वैसा ही करें, और लुक ही अकेला ऐसा नहीं है जो इस बारे में सोचता है, बल्कि आगे जैक्सन को भी इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ देर में लुक एक मशीन की मदद से वहां से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद जैक्सन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाहता है। उधर क्लैरिस टायसन से पूछती है वो आग से बच कैसे गया, तो टायसन बताता है कि उसके अंदर आग को रोकने वाली शक्तियां हैं। टायसन क्लैरिस से पूछता है कि बैल ने गोले को तोड़ा कैसे, इससे पहले कि क्लैरिस कुछ बता पाती है। उधर एनाबेल सबको बताती है कि आथिया का पेड़ मर रहा है, और जब चिरोन और मिस्टर डी के साथ पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वह सबको बताते हैं कि पेड़ में जहर मिला दिया गया है। मिस्टर डी चिरोन से पूछते हैं कि क्या पेड़ ठीक है। चिरोन जवाब देते हैं नहीं, पेड़ मर रहा है। उसी समय इनाबेथ पूछती है आखिर यह किया किसने होगा। तभी जैक्सन वहां आकर सबको बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लुक था। सब समझ जाते हैं कि वो बैल को भेजकर ये जानना चाहता है जो उसे चाहिए वह कैसे पा सकता है। इस पर क्लैरिस पूछती है कि आखिर लुक चाहता क्या है, तो चिरोन बताते हैं कि वो तुम सबका विनाश चाहता है। चिरोन जब पेड़ के लिए दवा बन रहा होता है तो जैक्सन वहां जाकर उससे लुक द्वारा बताई गई भविष्यवाणी के बारे में पूछता है, लेकिन चिरोन जैक्सन से कहता है ये जानने के बाद जैक्सन को दुख हो सकता है, पर जैक्सन अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वह आज जानकर रहेगा। चिरोन कहता है अगर तुम्हें जानना है तो चलो मेरे ऑफिस में, वहां तुम्हें वहां सब मालूम पड़ जाएगा। और वह दोनों जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां एक देवी की आत्मा मिलती है जो अपने आप को भविष्यवाणी की ज्ञानी मानती है। देवी को देखते ही जैक्सन पूछता है वो उस भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहता है जिसमें वह खुद शामिल है, तो देवी सीधे भविष्यवाणी बताने के बजाय जैक्सन को एक कहानी बताने बैठ जाती है और क्रोनोस नाम के राक्षस की कहानी बताती है। वह इतना बड़ा जालिम था जो अपने बच्चों को ही खा जाया करता था, पर उसके 3 बेटे ज्यूस, पोसिडेन और हेड्स भागने में सफल रहते हैं और कुछ दिन बाद योजना बनाते हैं कि वो क्रोनोस को मार देंगे और उसके अवशेषों को एक टार्ट्रिक नामक जगह की गहराइयों में फेंक देंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन देवी बताती है कि ओलंपस और दुनिया से अपना बदला लेने के लिए क्रोनोस एक दिन जरूर आएगा, और आगे बताती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन 3 देवताओं में से केवल एक देवता का बेटा जो आधा खून वाला होगा वही उनको हरा पाएगा। और बताती है ये तब शुरू होगा जब समुद्र का बेटा और वह बिजली चोर एक साथ सोने की बनी चीज के लिए लड़ेंगे। जैक्सन समझ जाता है कि आत्मा जैक्सन और लुक की बात कर रही है। वह हैरान रह जाता है सच्चाई जानकर। वह आगे बताती है वो लड़का सारी परेशानियों का सामना करते हुए 20 साल की आयु पर पहुंचेगा। वह उसके पास ओलंपिक को बचाने के लिए शक्ति होगी। इसके बाद जैक्सन आत्मा के पास से चले जाता है और चिरोन के पास पहुंचता है और उस भविष्यवाणी के बारे में बात करता है। जैक्सन पूछता है क्या जैक्सन ही वो लड़का है जिसके बारे में आत्मा भविष्यवाणी में बात कर रही है। चिरोन कहता है हाँ, क्योंकि उन तीनों देवताओं ज्यूस, हेड्स और पोसिडेन का एकमात्र पुत्र जो इस समय जिंदा है वो जैक्सन ही है।
लेकिन जैक्सन को अपने ऊपर शंका थी। उधर इनाबेथ आथिया के पेड़ को बचाने के लिए कुछ उपाय करने की सोच रही होती है। उसी समय वो किताब में पढ़ती है एक सोने की चीज के बारे में और ग्रोवर को बताती है यह वही चीज है जो हमें चाहिए। लेकिन ग्रोवर कहता है वो जगह तो बहुत खतरनाक है। इसके बारे में बात करने के लिए वो मिस्टर डी के पास जाते हैं। जैसे वो उनके ऑफिस में पहुंचते हैं और मिस्टर डी को उस सोने की चीज के बारे में बताते हैं तो मिस्टर डी हैरान होकर ग्रोवर से कहते हैं ग्रोवर जैसे जो भी लोग वहां गए हैं वो सब मारे गए हैं। ग्रोवर जाने से डरता है तो एनाबेथ उसको दबाव में डालते हुए कहती है वो मिस्टर डी से कहे वो जाना चाहता है और ग्रोवर उसके दबाव में हाँ कर देता है। लेकिन मिस्टर डी कहते हैं वो उनको जाने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि वो गोल्डन चीज समुद्र की गहराइयों में राक्षसों के बीच है, या कहे तो एक ऐसी जगह जहां पर लोग त्रिभुज आकार के हो जाते हैं। हालांकि उस रात मिस्टर डी ने एक मीटिंग बुलाई आधे खून के सारे व्यक्तियों को इकट्ठा कर और बताया कि उनके पास एक अच्छा प्लान है जिससे पेड़ को बचाया जा सकता है। फिर वो उसी गोल्डन चीज के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर इनाबेथ चौंकती है क्योंकि मिस्टर डी ने उनके प्लान को चुराकर लोगों को बताया है। मिस्टर डी थोड़ी देर में घोषणा करते हैं इस मिशन के लिए वो क्लैरिस को भेजना चाहते हैं जो कैंप में सबसे अच्छी योद्धा है और उसके साथ क्रोन नाम के व्यक्ति को जाने की इजाजत देते हैं। ये सुनते ही जैक्सन हैरान रह जाता है कि वो इस मिशन के लिए नहीं जा रहा है और मीटिंग के बाद क्लैरिस को बुलाकर लुक के बारे में बताता है वो बहुत खतरनाक है। क्लैरिस कहती है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है और कहती है कि जैक्सन को सिर्फ ये दुख है वो इस मिशन पर नहीं जा रहा है और जैक्सन को मान लेना चाहिए कि वो एक अच्छा योद्धा नहीं है। जैक्सन उसे जाते हुए देख दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद जैक्सन अकेले में अपने पिता द्वारा दी गई तलवार को देखता है और भविष्यवाणी के दूसरे पहलू के बारे में सोचता है जिसमें आत्मा ने एक शापित तलवार के बारे में बात कही थी जो बुरी आत्मा को मार सकती है। जब वह इसका मतलब नहीं समझता है तो उसका जवाब अपने पिता से मांगता है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ समय बाद जैक्सन और एनाबेथ लुक से पहले सोने की पत्ती को खोजने के लिए ग्रोवर को साथ चलने के लिए मना लेते हैं। जब वह जाने को तैयार थे टायसन भी उनके साथ चलने की कहता है पर एनाबेथ मना कर देती है क्योंकि वो टायसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पर टायसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनकी वहां बहुत मदद करेगा। सुनहरी पत्ती की रक्षा एक पुलिफॉर्म्स पदार्थ द्वारा होती है और टायसन में वो शक्तियां हैं उन रसायनों से बात कर सके जिससे उन पदार्थों से बात कर सुनहरी पत्तियों को छोड़ने को मना सकता है। आगे कहता है वो उनके लिए बहुत काम आएगा इसलिए जैक्सन उसे साथ ले जाने को राजी हो जाता है। भले ही एनाबेथ इससे खुश नहीं थी पर एनाबेथ टायसन को एक स्प्रे देते हुए कहती है वो इसे समय समय पर चेहरे पर लगता रहे जिससे उसके चेहरे से एनाबेथ को कोई परेशानी न हो। वो ऐसा ही करता है। आगे दिखाते हैं एनाबेथ फ्लोरिडा जाने के लिए एक चैरिटी नाम की टैक्सी बुलाती है क्योंकि ग्रोवर उन्हें सुनहरी पत्ती को फ्लोरिडा में ही ट्रैक किया है। टैक्सी आते ही वो सब देखते हैं उसमें ड्राइवर सहित 3 अंधी औरतें हैं जिन्हें देखकर वो डर जाते हैं। वो जैसे ही वो टैक्सी चलाती है कुछ दूर जाकर एक आंधी औरत कहती है शायद हम सब मर जाएंगे तो दूसरी अंधी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उनके साथ जैक्सन है जो 20 वर्ष का होने से पहले नहीं मरेगा। जैक्सन समझ जाता है ये भविष्य पढ़ सकती है। जैक्सन उनसे पूछता है कि ये सब उनको कैसे मालूम है। उनमें से एक बताती है कुछ संख्याएं हैं जिनके अनुसार आगे की यात्रा की जाएगी। लेकिन ये बात जैक्सन को समझ नहीं आती है और कुछ ही देर में जैक्सन कहता है कि उन पर इतने रुपए नहीं है जो पूरी यात्रा का किराया इनको दे सके। ये सुनते ही वो महिला उन्हें रास्ते में ही वॉशिंगटन डीसी में छोड़ जाती है। जब वो शहर में घूमते हुए जाते हैं तो उन जैसे ही कुछ लड़के जिनमें एक क्रिश भी था ग्रोवर को किडनैप कर लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। जैक्सन ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और एनाबेथ से कहता है कि क्रिश जरूर लुक के लिए काम करता है क्योंकि उसने बताया था कि और भी सौतेले भाई हैं जो उसकी लड़ाई में उसकी मदद करते हैं। कुछ देर बाद जैक्सन एनाबेथ से कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है ग्रोवर को कैसे ढूंढा जाए। तभी एनाबेथ को एक ख्याल आता है कि क्यों ना ग्रोवर के पिता के पास जाया जाए जिनका नाम हेमीज है क्योंकि वो अपने बेटे को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही वो हेमीज के पास पहुंचते हैं हेमीज उनकी कहानी सुनकर उन्हें रोक लेता है और कहता है ग्रोवर उन्हें पसंद नहीं करता है। कुछ देर बाद वो उन सबकी मदद करने को तैयार हो जाता है। हेमीज एनाबेथ को एक यंत्र देता है जिसकी टोपी घुमाने पर पृथ्वी के चारों ओर से हवा चलना शुरू हो जाएगी। साथ ही जैक्सन को एक बॉक्स देता है। जैक्सन पूछता है उसका क्या फायदा है तो हेमीज बताता है इससे जो भी रेखांकित करेगा वो गायब हो सकता है। कुछ देर में जैक्सन की लोकेशन मालूम पड़ जाती है।
हेमित जैक्सन के जाने से पहले उससे कहता है अगर लुक जैक्सन को मिले तो उसे समझाए वो अपने पिता की गलतियों का बदला लोगों से न ले। उनके जाने से पहले ही लुक की नौक दूर जा चुकी होती है। टायसन अपने पिता पोसाइडेन से मदद मांगता है कि वो लुक की नाव का पीछे करने के लिए उन्हें कोई चीज भेजे। जैक्सन कहता है पोसाइडेन नहीं सुनेगा, पर उसी समय एक रंग बिरंगा समुद्री घोड़ा वहां आ जाता है जिसे टायसन पुचकारता है। वो तीनों उस पर सवार होकर लुक की शिप पर पहुंच जाते हैं। आगे की मूवी सेकंड पार्ट में। जब तक वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।